नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इंद्री में धन्यवाद रैली को संबोधित किया और जनता का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री सैनी ने घोषणा की कि हरियाणा सरकार ने किसानों की 100% फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर खरीदने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों जैसे कि हिमाचल, पंजाब, तेलंगाना और कर्नाटक को भी किसानों को ऐसी गारंटी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है। हमने यह कदम उठाकर साबित कर दिया है कि जिस तरीके से हम कितना जो है किसानों को लाभ पहुंचा रहे हैं। लेकिन मसला में आज सवाल यह कि सबका साथ सबका विकास के जो दावे कर रही है सरकार, उसमें कितना दम है। आज मसला में हम ये इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रियाएं आप तक पहुंचा देते हैं। प्रदेश में विकास पर विपक्ष को क्यों विश्वास नहीं हो रहा है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं हम चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से एमएसपी पर 100% की गारंटी प्रदेश में सरकार कर रही है, उसको लेकर किस तरीके से जो है कांग्रेस प्रतिक्रिया देती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर आज मसला में चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से विकास के दावों पर प्रदेश में आर पार देखने को मिल रही है। एक तरफ बीजेपी जो है कहीं न कहीं अपने सभी वादों को जो है क्रमवार तरीके से, बिंदुवार तरीके से पूर्णतया की ओर जो है ले जाती हुई और बार बार उनका जिक्र करते हुए किसानों को हितैषी में इस बार जो है कहीं न कहीं साबित होने की कोशिश, लेकिन विपक्ष उन पर सवालिया निशान खड़ा करता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन कितनी सच्चाई, कितनी हकीकत धरातल पर दिखाई दे रही है। जिस तरीके से सीएम सैनी की तरफ से जो घोषणा की गई कि प्रदेश के भीतर जो है 100% एमएसपी पर फसलों को खरीदने के लिए यहां पर प्रतिबद्ध सरकार है, उसको लेकर कहीं न कहीं कांग्रेस को या यूं कहें कि विपक्ष को विश्वास क्यों नहीं हो रहा है और इन दावों में कितनी सच्चाई, हकीकत है, उसको समझने की आज मसला में चर्चा करेंगे और इन धरातल के जो समीकरण हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से प्रदेश में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से जब प्रदेश में चुनकर आई और ऐसे में अब धन्यवाद रैलियों के माध्यम से लोगों के बीच में या यूं कहें कि हरियाणा को नापने की कोशिश सीएम सैनी की तरफ से की जा रही है। कहीं न कहीं धन्यवाद कार्यक्रम में ये बड़ा तोहफा भी देखने को मिला है और किसानों के लिए ये तोहफा कितना कारगर है और इस तोहफे में कितनी सच्चाई, कितना दम, वो जानने की कोशिश करेंगे। और इसको लेकर अब से कुछ देर में जो है हमारे साथ एक एक्सपर्ट्स का जो पैनल है वो जुड़ने जा रहा है, उनसे समझने की कोशिश करेंगे विपक्ष को विश्वास क्यों नहीं हो रहा है और जो 100% एमएसपी पर फसल को खरीदने की गारंटी या फिर वो दावा पर जो है विपक्ष सवाल क्यों खड़े करता हुआ नजर आ रहा है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। मसला में चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ एक पैनल
जुड़ा हुआ है उसका तारुफ करा देता हूं मैं आपके साथ में। जो है वैशाली तोमर है, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। दिनेश अग्रवाल, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। और वीरेंद्र शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी वीरेंद्र जी। लेकिन सबसे पहले वैशाली जी मैं आपसे जानना चाहूंगा और आप ही से चर्चा की शुरुआत करता हूं कि जिस तरीके से जो है प्रदेश के भीतर किसानों के लिए और जिस तरीके से तोहफा यहां पर कहीं न कहीं 100% का जो दावा किया जा रहा है उसको किस तरीके से देख रही हैं? चूंकि धन्यवाद कार्यक्रम चल रहा है और ऐसे में जो है सीएम सैनी हरियाणा को नापने का काम कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं धन्यवाद के लिए और आभार जताने के लिए, लेकिन ऐसे में एक बड़ा तोहफा के रूप में देख रहे हैं, लेकिन सवाल इस पर भी खड़े हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार गौरव जी, आपको सादर नमस्कार। हर खबर की दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। वीरेंद्र जी को सादर नमस्कार। दिनेश अग्रवाल जी को मेरा सादर नमस्कार। जी, मैं धन्यवाद करती हूँ आपका कि आपने इतना अच्छा सवाल किया। देखिए, आप भी जानते हैं कि इतिहास में ऐसा पहली बार देखने में आया है कि तीसरी बार कोई सरकार हरियाणा में बन पाई है। पहले आपने देखा कि एक तो इसी तरह से कि जिस तरह से जनता ने स्वीकारा, जनता ने माना, जनता ने आशीर्वाद दिया और उस जन आशीर्वाद से जब हरियाणा सरकार बन पाई है, नायब सैनी सरकार बन पाई है, तो धन्यवाद तो बनता ही है। आपने देखा कि किस तरह से जनता ने इतना विश्वास दिखाया, इतनी लग रहा था कि 10 साल में जैसे होता है कि बहुत सारा समय हो जाता है और जनता की भी मनस्थिति बदल जाती है, उसको भी लगता है कि उसको चेंज चाहिए होता है बिकॉज चेंजिंग लॉ ऑफ नेचर। बट आपने देखा कि जनता ने बीजेपी की नीतियों पर, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर, उनके नेतृत्व पर, उन नायब सैनी सरकार पर विश्वास किया। उनकी कार्य जिन नीतियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, जो अंतिम व्यक्ति खड़ा रहता है लाइन में, उस तक पहुंचकर सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। आप देखें कि पहले किस तरह से खारा पानी हरियाणा में मिलता था, हरियाणा में आज मीठा पानी दिया जा रहा है। आप देखें कि कितने गांव ऐसे हैं जो पहले पानी की व्यवस्था, पानी सही तरीके से पहुंच ही नहीं पाता था, इतने गांव थे, और आज आप हरियाणा में हर घर में, हर गांव में बिजली पहुंच रही है। पहला प्रदेश ये है कि जिसमें फ्री, मतलब सबसे कम दरों पर बिजली उपलब्ध हो रही है। आज किसानों के 12 तक पानी पहुंच रहा है, उनको सस्ती बिजली मुहैया कराई जा रही है, उनकी फसलों पर बीमा हो रखा है और 10 सालों में कितनी सरकारी नौकरी दी गई है, 2 लाख के आसपास सरकारी नौकरी दी गई है और 1.5 लाख से ज्यादा नए उद्योग खोले गए हैं। आज युवाओं को ले लीजिए, आप खिलाड़ियों को ले लीजिए, बच्चियों को ले लीजिए, महिलाओं को ले लीजिए, शिक्षा को ले लीजिए, स्वास्थ्य को ले लीजिए, हर तरह के काम बीजेपी सरकार ने किया है। और सबसे बड़ी बात है गौरव जी, काम तो ये हम बिल्कुल नहीं कहेंगे जो पिछली सरकारें हैं कि उन्होंने काम नहीं किए, काम हुए हैं, लेकिन जिस अनुपात से हम देखें, जिस तेजी से हम देखें, जिस गति से हम देखें और जिस इच्छा और नीति के साथ हम देखें, तो बीजेपी सरकार ने उस व्यक्ति को सही मायने में सुविधाएं पहुंचाई है जहां एक्चुअल में जरूरत थी। आप पहले देखें कि पहले ऐसी कितनी योजनाएं निकलती थी जो फ्री के नाम पर निकलती थी, लेकिन वो कभी जिन लोगों के लिए योजनाएं निकलती थी उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। ऐसे कितने राशन कार्ड थे जो इतनी धोखाधड़ी, जो उन लोगों के घरों पर बने हुए थे जिनको जरूरत ही नहीं थी। आप देखें, आज जिनको जरूरत है पेंशन की, जिनको जरूरत है सिलेंडर की, जिनको जरूरत है फ्री राशन की, जिनको जरूरत है फ्री दवाइयों की, जिनको जरूरत है फ्री बिजली की, जिनको जरूरत है फ्री पानी की, फ्री शिक्षा की, उनको मिल रहा है। पहली सरकारों में क्या होता था, योजनाएं निकलती थी लेकिन उन तक नहीं पहुंचती थी जहां योजनाएं पहुंचनी चाहिए या जिनके लिए योजनाएं निकाली जाती थी। वो कागजों में जरूर होती थी, उनकी घोषणाएं जरूर होती थी, लेकिन वो जो उनके अपने लोग थे, भाई भतीजावाद था, वो उन्हीं में ही सिमट कर रह जाती थी। इसीलिए कभी देश का, कभी प्रदेश का विकास ही नहीं हो पाया। सही मायने में ये जो सरकार है ये वंचितों की सरकार है, सही मायने में सरकार गरीबों की सरकार है, सही मायने में सरकार जरूरतमंदों की सरकार है। इसीलिए उन जरूरतमंदों ने, उन किसानों ने, उन युवाओं ने, उन महिलाओं ने, उन गरीबों ने
उन लोगों ने बीजेपी सरकार को अपनाया क्योंकि वो जानते हैं कि देश को जरूरत है नरेंद्र मोदी जी और उनके नेतृत्व की, उनके मार्गदर्शन में नायब सैनी सरकार की। तो सबका आशीर्वाद किस तरह से मिल रहा है आप देखते हैं रोज फोटो में, अखबार या लोगों से। आप देखें कि विपक्षियों के मुंह से भी ये सुनने को आ रहा है, कैसी वीडियो वायरल होती है। विपक्षियों को तो हम नहीं बोलने जाते हैं ना गौरव जी, जब वो बताते हैं कि हम ये सिर्फ ये देखने के लिए गए कि नायब सैनी जी सिर्फ बोलते हैं कि काम भी करते हैं, लोगों से मिलते भी हैं, कहते हैं मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खड़े हुए हैं। तो हम वहां पर बैठे कि देखें कि ये व्यक्ति सिर्फ कह रहे हैं वीडियो में आकर या बोल रहे हैं, वो एक्चुअल में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो उन्होंने बताया कि नायब सैनी जी, हम रात को 12 बजे भी उन्होंने ये पूछा कि जो भी अंदर है उनको बुलवाइए, मिलकर ही तब वो सोने गए हैं। तो ये विपक्षियों के कमेंट हैं, जो विपक्ष में लोग बैठे हैं। तो काम हो रहा है और बहुत बेहतरी के साथ काम हो रहा है, जनता खुश है। जहां जरूरत है वहां सही मायने में काम हो रहा है, तेजी के साथ काम हो रहा है, विकास बढ़ रहा है, गति के साथ काम हो रहा है और देश की, प्रदेश की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और हर तरह से उसकी दशा में, उसकी दिशा में हर तरह से परिवर्तन आ रहा है। वो परिवर्तन अच्छे के लिए है, ये सब जानते हैं। लेकिन गौरव जी, मैं इस बात का मैं दिनेश जी से या वीरेंद्र जी से या अन्य अपने विपक्षी जो प्रवक्ता हैं या सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, विपक्ष में जो अन्य कोई भी व्यक्ति है, उनसे कोई भी नाराजगी नहीं है क्योंकि वो विपक्ष है, वो अपना काम बहुत बेहतर तरीके से कर रहा है। अगर वो सरकार की नीतियों का बखान करेंगे, मन में तो वो जानते हैं कि सरकार बड़े अच्छे से, बहुत बेहतर ढंग से काम कर रही है, लेकिन अगर वो तारीफ विपक्ष की करेंगे तो विपक्ष कैसे मजबूत हो पाएगा। और राजनीति के परिप्रेक्ष्य में भी अगर देखा जाए तो मजबूत विपक्ष जो होता है वो बहुत आवश्यक भी होता है और वो होना भी चाहिए, उससे भी बेहतर काम होते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मजबूत विपक्ष है, वो अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। और मैं तो कहती हूँ कि और खामियां बतानी चाहिए, जब और खामियां निकालेंगे और कमियां बताएंगे तो और जनता के लिए बेहतर काम हो पाएगा, जनता के लिए और बेहतर विकास हो पाएगा क्योंकि जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनती है ताकि उसकी समस्याओं का निवारण हो, उसकी जो समस्याएं हैं, उसकी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, उन पर काम किया जाए। तो जिस तरह से जन सेवक चुना जाता है उसे उसी माध्यम से, उसी इच्छा से, उसी नीति से, उसी समर्पण से काम करना चाहिए। और वैशाली जी, मैं वापस लौटूंगा आपसे जो है सवालों के साथ में, लेकिन इस बीच जो है आपकी जो प्रतिक्रिया है उसको भी दिनेश जी से जो है लेके चलता हूं। दिनेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे? जी गौरव जी। दिनेश जी, मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी आपने वैशाली जी को सुना और सवाल विकास के मुद्दे को लेकर है कि जिस तरीके से प्रदेश में विकास तेज गति के साथ में हो रहा है, ऐसा मंचों से कहा जा रहा है और सत्ता पक्ष लगातार ये दावे भी कर रहा है, तो उस पर जो है विपक्ष सवाल क्यों खड़े कर रहा है? 100% की गारंटी एमएसपी पर खरीदने की फसलों को अब तो सरकार ने भी अब जो नोटिफिकेशन जारी करने का इस तरीके का दावा और वादा यहां पर जो था वो पूर्णतया उस ओर किया है, और ऐसे में इसको कैसे देख रहे हैं आप जो है? को मेरी बहन ने बड़े विस्तार के साथ बताया, हमने भी उनको धैर्य के साथ सुना और उम्मीद करता हूं कि शायद वो भी धैर्य के साथ सुनेंगी। आज से 11-12 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ये कहा करते थे कि देश में बहुत बड़े बड़े स्कैम हुए हैं, जिनके नाम गिनवाते थे वो 25 आदमी जिनके ऊपर ईडी की, सीबीआई की कार्रवाई चल रही थी। वो 25 के 25 आज ईडी की कार्रवाई से मुक्त, सीबीआई की कार्रवाई से मुक्त, वॉशिंग मशीन में धुल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कहीं किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, कहीं उप मुख्यमंत्री बन गए, कहीं सांसद बन गए, कहीं विधायक बन गए। उनमें से एक उदाहरण हरियाणा का नवीन जिंदल भी है। अजीत पवार के जो ज्यादा समय नहीं हुआ अभी, जिनके लिए कहते थे चक्की पीसिंग, आज बड़ी बड़ी बातें भाजपा के प्रवक्ता बैठकर करते हैं कि जैसे 2014 से पहले तो इस देश में कुछ था ही नहीं, हरियाणा में कुछ था ही नहीं, पानी भी ये लाए, बिजली भी ये लाए, शिक्षा भी ये लाए, चिकित्सा भी ये लाए, सब कुछ यही लाए। उससे पहले कुछ नहीं था, हरियाणा बंजर था, सूखा पड़ा था, यहां पर बिजली नहीं होती थी। हम लोग ना वो मोमबत्ती जला के पढ़ा करते थे, हरियाणा में तो बिजली के तार भी नहीं देखे थे हमने, सड़कें तो थी नहीं, गड्ढे भी नहीं थे, कुछ नहीं था हरियाणा के अंदर।
सब कुछ 10 साल में कर दिया इन लोगों ने। फ्री में चिकित्सा दे दी, फ्री में इन्होंने स्वास्थ्य की सेवाएं दे दी। मैं पूछना चाहता हूं कि हरियाणा के 7,000 गांव में से कितने गांव के स्कूलों को मॉडिफाई कर दिया? कितने 2014 से पहले हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ते थे और आज 2024 में कितने बच्चे पढ़ते हैं? इतना आंकड़ा बता दो सिर्फ। 2014 से पहले कितने पढ़ते थे और आज कितने पढ़ते हैं? वो संख्या कितनी बढ़ गई है? कितने लाख बच्चे बढ़ गए या घट गए? स्कूल ही नहीं रहे साहब, बच्चे तो कहां से होंगे? ये हालत शिक्षा की है। आप जाइए ना स्कूलों के अंदर, स्कूलों में ना टाट है, ना बेंच है, ना मास्टर है, ना टीचर है, ना बच्चे हैं। ये हालत है इनकी शिक्षा की। चिकित्सा, पूरे हरियाणा प्रदेश का 80% रेवेन्यू देने वाला गुड़गांव, जो पूरे हरियाणा प्रदेश का 80% रेवेन्यू देता है, उसमें एकमात्र हॉस्पिटल था जो इनकी सरकार ने तोड़ दिया, प्लेन जमीन कर दी। आज उसके ऊपर अवैध पार्किंग चल रही है। हॉस्पिटल नहीं बना दोबारा। 80% रेवेन्यू देने वाले गुड़गांव की यह हालत है, जिसके अंदर 25 लाख आदमी रहता है। वहां पे आपको चिकित्सा नहीं मिल सकती सरकारी। बताएंगे कि हरियाणा प्रदेश के कितने लोगों को शिक्षा दी जा रही है और कितनों को चिकित्सा दी जा रही है? बड़े बड़े हॉस्पिटल जो बन गए, उसके अंदर किसी में सरकार ने यह प्रावधान किया है कि कोई गरीब आदमी जाके इलाज करा सके। गुड़गांव जैसे शहर के अंदर हॉस्पिटल में अगर आप एंटर भी करोगे तो शुरू में आपको 1 लाख रुपया तो जमा करना पड़ेगा। बाहर निकलते टाइम नहीं पता आपका बिल कितना होगा, और बॉडी लाओगे, लेके जाओगे, डेड बॉडी लेके जाओगे, ये भी नहीं पता। और दावों का तो कोई कमाल कर रखा है। जैसे ही प्रदेश की सरकार बनी, मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी कर दिया कि हरियाणा में नौकरी के लिए जब आप आवेदन करेंगे तो आपको डोमिसाइल की जरूरत ही नहीं है। जरूरत तो बची नहीं, क्योंकि जब आप 100 एसडीओ लगाते हो और वो 100 के 100 गुजरात से लाके लगा देते हो, हरियाणा प्रदेश के बच्चों का हक खा जाते हो। मैंने बताया अश्वनी गुप्ता नाम का एक व्यक्ति जो परमाणु में रहता है, कार चलाता है, उसके फोटो वायरल हो रहे हैं। जो उसको हरियाणा के अंदर नेत्र बाधित कोटे में, जो आदमी गाड़ी चला रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस है जिसके पास, उसको नेत्र बाधित कोटे के अंदर HPSC के अंदर टॉप का रैंक दे दिया इन्होंने। कितने बढ़िया रोजगार दिए। मेरी बहन कह रही है 2 लाख सरकारी नौकरी दी है। आपको पता है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है, डी एम्प्लॉयमेंट है। और मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि मैं गारंटी लिख के देता हूं कि जब तक आप रिटायर नहीं होंगे तब तक आपको नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। अरे एक नायब सिंह सैनी, आपने मार दिया उन बच्चों को जिनसे 7,000, 8,000, 9,000 रुपए में तुम काम दे रहे हो और पूरी जिंदगी की गारंटी दे रहे हो, लेकिन पक्के कर्मचारी की अपेक्षा उसको 1/4 की तनख्वाह नहीं मिलनी। पक्का कर्मचारी अगर 80,000 ले रहा है तो इसको रिटायरमेंट में 20-22,000 रुपए मिलेंगे, जो आज 8,000 में काम कर रहा है। ये कैसा रोजगार दे रहे हैं। और फिर जिस दिन ये सरकार बनी, दिन मुख्यमंत्री जी भाषण क्या दे रहे थे कि हरियाणा से अपराधी या तो भाग जाए। फिल्मी डायलॉग सुनिए इनका, या अपराध छोड़ जाए। मुख्यमंत्री भाषण दे रहा है तो उसके हिसार के अंदर सर यहां डैड व्यापारी को दुकान पर बैठे हुए को गोलियों से भून दिया। हरियाणा में कभी सुना आपने कि हरियाणा के अंदर बम ब्लास्ट होते हो? 1966 से आज 58 साल का हरियाणा हो गया, हमने तो कभी नहीं सुना 58 साल में कि बम ब्लास्ट होते हो। आज सेक्टर 29 गुड़गांव के अंदर सरेआम बम ब्लास्ट किए जा रहे हैं। अब बम ब्लास्ट करने वाले धमकी दे रहे हैं बकायदा कि अगर 31 दिसंबर का प्रोग्राम करा तो इससे भी बुरा हाल करेंगे हम। कहां है आपकी कानून व्यवस्था? किसकी बात कर रहे हो आप? और आप कहते हो विश्व गुरु बन गए, विदेशों में जनता बन रहा है। चलिए ठीक है। अरे चौकीदार की चौकीदारी में चोरी हो रही है। चलिए ठीक है, मैं आता हूं। से ज्यादा विदेश भाग गए पैसा लेकर।
आप सुन लीजिए, आप ढंग से सुन लीजिए। ठीक है सर, मुझे वीरेंद्र जी के पास नहीं जाना है, आपको समय पूरा दे दिया मैंने, अभी मैं आपके पास लौटूंगा जी, कंप्लीट कीजिए। नहीं पड़ेगी। हाँ, कंप्लीट कीजिए। ज्यादा लोग जनता का पैसा बैंकों के माध्यम से लेके विदेश भाग गए। चौकीदार विश्व गुरु बनता है तो एक भी व्यक्ति को नहीं पकड़ के ला सका आज तक, एक आदमी को पकड़ के नहीं ला सका। पानीपत में आए, कहते हैं हम बहनों के लिए करेंगे। क्या करेंगे जी? इनको बीमा सखी बनाएंगे हम। अरे बीमा सखी तुम क्या बनाओगे भाई? वो तो LIC की पॉलिसी है, कोई भी जाके उनका एजेंट बन जाओ। तुम क्या बना रहे हो? और उस पानीपत से 10 कदम दूरी पर ही तो खनौरी बॉर्डर और वो बैठे हैं किसान वहां पर, वहां तक जाने का समय नहीं है लंकापति डंकापति के पास। आज तक जब भी कोई चुनाव आता है, ये पहला प्रधानमंत्री देख रहे हैं हम, पहला प्रधानमंत्री जो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव में प्रधानमंत्री पहुंच रहा है। ये कैसा प्रधानमंत्री है? चलिए ठीक है दिनेश जी, मैंने समय आपको पूरा दिया, मैं आपके पास लौटूंगा, जो है चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ, मुझे आगे भी बढ़ना है, वीरेंद्र जी के पास चलता हूँ। सरकार की बताऊंगा। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ सर, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन जो मुद्दा मैंने आपको जो सवाल किया था, हालांकि आपने पूरा जो है पूरी तरीके से अपनी स्पीच दी जो आपने लिख के लाए हैं और बताया। ठीक है, विकास के मुद्दे पर आपने उनको गिनाया सिलसिलेवार तरीके से, लेकिन मैं जानना चाह रहा था कि किस तरीके से जो है हकीकत क्या है धरातल पर, जिस तरीके से जो है किसानों को 100% जो है MSP देने की जो है बात की जा रही है सरकार की तरफ से। दिनेश जी मैं आपके पास लौटूंगा। वीरेंद्र जी मैं आपके साथ जो है आना चाहता हूं और जो है मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैं लौटूंगा दिनेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास, क्योंकि प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाना है। वीरेंद्र जी, नायब सरकार जो है सबका साथ सबका विकास का दावा कर रही है और जिस तरीके से जो है अपने वादे लगातार गिनाती हुई भी नजर आ रही है, तो ऐसे में जो है इन वादों में और जो किए थे उन्होंने और अब जो दावा कर रही है कि हम लगातार सबका साथ सबका विकास करते जा रहे हैं, उनमें कितना दम आपको दिखाई दे रहा है? वीरेंद्र जी। गौरव जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता को, तमाम मेरे दोनों प्रवक्ता साथियों को और आपको नमन करते हुए अपनी बात शुरुआत करता हूं। देखिए, वैशाली जी ने बहन ने बड़ी शक्ति से अपनी बात रखी है और इन्होंने एक चीज कम से कम ये मानी है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए और विपक्ष के जो इश्यूज होगा, विपक्ष जिन चीजों पे ध्यान को आकर्षित करने का काम करेगा उस पे सरकारों को काम करना चाहिए। तो कम से कम मैं बहन जी को ये कहूंगा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये शालीनता, अगर आपकी सरकार में इस तरह की शालीनता हो तो इस देश में और इस प्रदेश में स्वर्ग जैसे हालात हो सकते हैं। लेकिन आज विडंबना यही है बहन जी कि जो विपक्ष जो आवाज उठाता है, आवाज को दबाने का पार्टी हमेशा करती आई है और अभी भी कर रही है। जितने मुद्दे विपक्ष ने उठाए, किसी भी मुद्दे का समाधान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। मुद्दों को वो हवा में करने देते हैं, उनसे अड़ंगा अड़ाने का काम करते हैं और उन मुद्दों पर लोग राजनीति करते हैं तक के साथ में। दूसरा गौरव जी, बहन जी ने कहा कि फ्री बिजली, फ्री पानी, खारा पानी की सप्लाई हरियाणा प्रदेश में होती थी और फ्री शिक्षा। तो मेरे को अच्छा लगा कि इन्होंने 3 मुद्दे जो आम आदमी पार्टी के हमने जो दिल्ली में दिए हैं उनकी आवाज उठाई और उनकी चर्चा की। तो हरियाणा में तो ऐसे हालात कहीं नहीं है जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली में दिए, फ्री बिजली, फ्री शिक्षा और फ्री स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो यहाँ इस तरह का कोई मॉडल कम से कम हरियाणा प्रदेश में अभी तक तो देखने में आया नहीं है। दूसरा, अगर शिक्षा की बात करें तो मैं बहन जी को बताना चाहता हूं बड़ी शालीनता से और विनम्रता से कि 800 स्कूल हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बंद करने का काम किया। 538 महिला होने के नाते कम से कम मैं आपके संज्ञान में लेके आना चाहता हूं कि 538 स्कूल ऐसे थे जिसमें शौचालय, लड़कियों के शौचालय तक नहीं थे। 5 लाख रुपए हाईकोर्ट ने इनको जुर्माना किया। उसके बाद सरकार की नींद खुली और उस पर काम कुछ हद तक हो सकता है इन्होंने शुरू किया होगा। 1047 स्कूल ऐसे हैं जिसमें लड़कों के टॉयलेट नहीं है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो शिक्षा की बात यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग करें तो वो बड़ी एक मजाक लगता है कि वो बच्चों के साथ में मजाक कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि बहुत काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है, तो बहन जी ने किसी तरह का कोई भी डेटा नहीं दिया कि कौन से में किस तरह का काम हुआ है। अब मैं बता देता हूं कि इनके माध्यम से मैं अपील भी करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, अगर ये प्रवक्ता होने के नाते हमारी चीजें सुनती है और सरकार के कानों तक लेके जाती है तो इनकी मेहरबानी होगी। हरियाणा प्रदेश में बहन जी, अगर हरियाणा प्रदेश अपराधों की बात करें, NCB ICRB का डाटा है
जिस डेटा के अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट में कहती है कि हरियाणा प्रदेश अपराध के मामले में दूसरे नंबर पे है। अगर हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में ऊंची डेटा की बात करें तो हरियाणा प्रदेश 1 नंबर पे बेरोजगारी में है। अगर हरियाणा प्रदेश की इनका एक अभी कैग की रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट ये कहती है कि तमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर गाइनिकोलॉजी की बात करें, महिला जो डिलीवरी जो करवाती है, डॉक्टर्स तक नहीं है। कई हजार ऐसे ओपीडी आते हैं जिससे एक महिला डॉक्टर है, कहीं पर डॉक्टर है नहीं। अगर कहें तो मैं आपको वो डेटा दे सकता हूँ। हरियाणा प्रदेश में पिछले 15-20 दिन में आप सबने देखा होगा अखबारों के माध्यम से, हर रोज गोलियां चलती हैं, सरेआम लोगों को गोलियों से भूना जाता है। कल की बात करें तो पंचकुला में मर्डर हुआ है, जो बिल्कुल पार्किंग के अंदर मर्डर हुआ है। कहीं लोग आत्महत्या कर रहे हैं कि परिवार के 4-4, 5-5 लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, बहन जी को बताना चाहता हूँ, बड़ी संवेदनशील है और बड़ी चिंता का विषय है हरियाणा प्रदेश के अंदर। वो कब सुधारेंगे नायब सिंह सैनी जी के, तो मेरे को लगता नहीं कोई बस की बात है इस तरह की। तो इस तरह के मुद्दे हैं। अगर किसानों की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले एक वादा किया था, उसमें जितनी भी जो उनकी मांगे थी वो किसानों को वहां से बरगला करके उठा दिया गया। और आज क्या हालात हैं, 70 साल का एक बुजुर्ग, उनके ऑर्गन फेलियर की तरफ है, उनकी मेडिकल बुलेटिन क्या कहते हैं, उसके बावजूद आज के प्रधानमंत्री जी को इनकी वो सुध लेने की समय नहीं है उनके पास, बातचीत के लिए कोई डेलीगेशन नहीं दे सकते। बड़ी बड़ी बात करते हैं कि कहते हैं कि हिंदुस्तान के इतने ताकतवर प्रधानमंत्री, विश्व में उनका डंका बजता है, विश्व में वो संधि करवाते हैं, दुनिया के वो युद्ध रुकवा देते हैं, उसके और डेलीगेशन वो कहते हैं कि हम आप चोरों पे एमएसपी देते हैं। ठीक है सर। वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, कंप्लीट कराऊंगा मैं आपके जो कोर्ट को, जिस तरीके से आप जो है टिप्पणी कर रहे हैं, और जानने की कोशिश करूंगा कि आगे जो है विकास के दावों पर जिस तरीके से आर पार छिड़ी हुई है, किस तरीके से धरातल पर दिखाई दे रही है। फिलहाल मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकना है। ब्रेक के उस पार लगातार मसला में चर्चा जारी है। दोस्तों, आज का विषय हर किसी के मन को विचलित करने वाला है। इसकी वजह है झांसी के सरकारी मेडिकल कॉलेज में लगी आग, जो इतनी भयानक थी कि इसमें न्यूली बोर्न बेबी यूनिट में भर्ती 11 बच्चे जिंदा जलकर राख हो गए। इस खबर से पूरा देश सहम गया। आपने सरकारी अस्पतालों में कई तरह की लापरवाहियों के बारे में सुना होगा। अभी कुछ ही दिन पहले पता चला कि न्यू बोर्न बेबी की आंख नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी चूहे ने उसे कुतर लिया। एक अस्पताल में तो नवजात शिशु को वहां घूम रहे आवारा कुत्तों ने ही नोच नोच कर खा लिया। झांसी के हॉस्पिटल में उस वक्त करीब 50 बच्चे एडमिट थे, जिनमें से 39 को सेना और फायर ब्रिगेड ने बचा लिया। उस वक्त मौजूद लोगों ने बताया कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग के कारण आग लगी, जिससे धमाका हो गया और पूरे वार्ड में आग फैल गई। वार्ड बॉय ने आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर लगाया, लेकिन वो 4 साल पहले ही एक्सपायर हो चुका था। अस्पताल में हाहाकार मच गया। मां अपने बच्चे को ढूंढने के लिए यहां वहां बिलखती चिल्लाती मदद के लिए दौड़ रही थी। घटनास्थल का नजारा इतना दर्दनाक था कि कई माताएं बिलखती हुई बेहोश हो गई। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिसको बुझाने की कोशिशें की गई, लेकिन क्योंकि कमरा पूरा ही हाईली ऑक्सीजनेटेड रहता, क्योंकि सभी बच्चों को ऑक्सीजन चल रहा था, तो आग तुरंत फैल गई। सरकार भले ही हेल्थ सेक्टर को करोड़ों का बजट देती है, लेकिन प्रशासन उस बजट का कितना और कैसे इस्तेमाल करता है, ये इस घटना ने साबित कर दिया। हॉस्पिटल के खराब पड़े फायर अलार्म को किसी ने चेक नहीं किया था। अगर समय समय पर सिक्योरिटी सिस्टम चेक किया जाता तो उन 11 मासूमों की बलि नहीं चढ़ती, जिन्होंने दुनिया में अभी कदम रखा ही था। कुछ दिन पहले 25 मई को दिल्ली के विवेक विहार में एक हॉस्पिटल में आग लगने से 7 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक ये बेबी केयर हॉस्पिटल अवैध रूप से चल रहा था और उसमें सिर्फ 5 बेड थे, जबकि 12 बच्चों को भर्ती किया गया था। इसी तरह राजकोट में एक
गेम जोन में भीषण आग लगी और 27 लोगों की मौत हुई, जिसमें 9 बच्चे थे। शव इतनी बुरी तरह जल गए थे कि उनकी पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराना पड़ा। यहां भी फायर सेफ्टी को लेकर लापरवाही बरतने का मामला सामने आया था। नवंबर 2021 में भोपाल के कमला नेहरू हॉस्पिटल के पेडियाट्रिक विभाग में आग लगने से 4 बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि 3 बच्चे झुलस गए थे। 8 मंजिल के इस हॉस्पिटल में आग बुझाने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। जांच में पता चला कि हॉस्पिटल के पास बिल्डिंग की फायर एनओसी भी नहीं थी। हद तो तब हो गई जब आग को काबू करने के लिए लगे उपकरण भी काम नहीं कर रहे थे। इसी तरह 3 साल पहले महाराष्ट्र के भंडारा में न्यू बोर्न केयर यूनिट में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई थी। प्रशासन ने माना था कि हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी उपकरण लगाने का प्रपोजल 1 साल से पेंडिंग पड़ा था। इस तरह के हादसों की लंबी सूची है, लेकिन शर्मनाक बात यह है कि इतने बड़े बड़े हादसों के बाद भी हम सबक नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, ये आपकी और हमारी दोनों की जिम्मेदारी है कि हम जब अपने आसपास कुछ भी लापरवाही होते हुए देखते हैं तो उसे उजागर करना चाहिए, संबंधित विभाग को सूचना देनी चाहिए, जिससे ये तांडव दोबारा ना हो सके। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। मसला में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विकास के दावों पर जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश में आर पार की स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर चर्चा कि एमएसपी को 100% पर खरीदने, एमएसपी देने और किसानों की जो फसलें हैं उसको खरीदने का जो दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उसमें कितना दम यहां पर दिखाई दे रहा है। धरातल की तस्वीर क्या कुछ कह रही है, आखिर इस पर विपक्ष को विश्वास क्यों नहीं हो रहा है, इसको लेकर लगातार चर्चा यहां जारी है। और ब्रेक से पहले जो है वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि आपकी बात कंप्लीट नहीं हुई थी, आप जो है कंप्लीट करें। देखिए गौरव जी, मैं ये कह रहा था कि जो बहन जी कह रही थी कि हमारी कार्यशैली है, हमने सबका साथ सबका विकास, हमने ऐसा काम किया। तो मैं बताना चाहता हूं कि इनकी कार्यशैली क्या है। इनकी कार्यशैली आप देखिए, इनकी कार्यशैली क्या है। भारतीय प्रधानमंत्री जी के अपने मुखारबिन से जो बातें कही, उनके ऊपर उन्होंने कितना अमली जमा पहनाया, इस देश ने देखा है। कांग्रेस मुक्त कहते कहते स्वयं कांग्रेस युक्त हो चले, भ्रष्टाचार मुक्त करते करते भ्रष्टाचारियों संग चल पड़े। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के शासन राज में जिन भ्रष्टाचारियों ने देश को चपत लगाई, वही छूमंतर हो चले। उसके बाद में 15 लाख रुपए डलवाऊंगा, बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। आज वो सारे जो इनके जो वादे थे झूठे, वो वादे ही इन्होंने लुप्त करके ये लोग निकल लिए। तो इसके बाद में सबका साथ सबका विकास की जो ये लोग बात करते हैं, करते करते कुछ चंद लोगों के मंत्र मुग्ध होकर के उन लोगों के साथ ही निकल लिए। वो लोग कौन है, वो सबको पता है कि उन्होंने क्या कहा था, और आज वो लोग कौन है जिनके कई लाख करोड़ रुपए इन्होंने बट्टे खाते में डाल दिए और इस देश का धन लूटने का काम किया, आज उनके साथ ही लिए। अब उसके बाद में कहते थे कि बड़े बड़े इन्होंने वादे किए कि जो हवाई चप्पल पहनता है उनको हवाई जहाज का सफर कराऊंगा। जिस देश का रुपया गिरता है उस देश की साख गिरती है। रोजगार के मामले में हिंदुस्तान में कितने लोग जो है बेरोजगार लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो इस देश के जो बड़े बड़े जो मुद्दे थे, उन मुद्दों को छोड़ करके कुछ चुनिंदा लोगों के लिए जो काम करने वाली सरकार है, और आम जनमानस के लिए ये इतने सुस्त हो लिए कि जिसका कोई अब हम कह नहीं सकते कि कितने सुस्त ही हो गए। क्या रुपए का क्या हिंदुस्तान के रुपए का क्या इंटरनेशनल दाम है, वो सबको पता है। तो आज देश की क्या साख है, ये खुद बता सकते हैं। ठीक है वैशाली जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो है आप की तरफ से कहा गया था कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक जो है, इसका अगर विजन की अगर बात करूं तो धरातल पर किस तरीके से जो है कितना उतार पाई है आपकी सरकार, और जिस तरीके से वीरेंद्र जी जो है सवाल निशान लगा रहे हैं, दिनेश जी सवाल निशान लगा रहे हैं, उसको लेकर आपका प्रतिक्रिया क्या है?
जी बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी गौरव जी कहा था कि विपक्ष है और विपक्ष को सवाल करने चाहिए, उसका धर्म बनता है और इन्होंने अपने फर्ज को, अपने बहुत कर्तव्य को बहुत अच्छे से बखूबी से निभा रहे हैं और मैंने धैर्यपूर्वक दोनों की बात सुनी है, दोनों का ही मैं धैर्यपूर्वक जवाब देना चाहूंगी। इसको कटाक्ष भी ना कहिएगा, कुछ बातें मुझे वीरेंद्र जी की अच्छी लगी कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व के साथ मिलावट नहीं की और उनके लिए मैं कहूंगी कि उन्होंने जिस तरह की बातें कही मेरे मन में उनको सुन के उनके सम्मान में इजाफा हुआ है। ठीक है, देखिए जैसे उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त करते करते बीजेपी कांग्रेस को साथ ले लिया, भ्रष्टाचार मुक्त करते करते भ्रष्टाचारियों को मुक्त ले लिया। चलिए मैं ये इनको एडमायर करूंगी इस चीज के लिए और इनका धन्यवाद भी करूंगी कि चलिए इन्होंने चीजों को मिक्स नहीं किया और चीजों को ध्यान रखा कि ये मानते हैं कि बीजेपी में जो भ्रष्टाचार है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा उस नीति पर चल रहे हैं। अन्य किसका क्या उसकी परवरिश है, क्या उसकी अपब्रिंगिंग है, क्या उसकी सोच है, क्या उसकी नीति है, क्या उसकी नीयत है, क्या उसका कारण है, वो सारी चीजें मैं मानती हूं, लेकिन उन्होंने उसको मिक्स नहीं किया। तो आई अप्रिशिएट योर वर्ड्स वीरेंद्र जी। रही बात दूसरी, आपने कहा महिलाओं की कि इस तरह से दुष्कर्म हो रहे हैं, इस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, इस तरह से हत्याएं हो रही हैं, इस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, इस तरह से हरियाणा में आज दूसरे नंबर पर एक्स्ट्रा पता नहीं क्या 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 क्या। ठीक है, ओके, आई एडमिट योर वर्ड्स, आई एवरीथिंग, ठीक है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जिस तरह का माहौल है कि आज एक छोटी छोटी सी चीज भी जो पहले नहीं था, आज एक छोटी छोटी चीज भी इतनी वायरल हो जाती है मोबाइल के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, हम सब लोग कितना आगे हम सब लोग आ गए हैं। तो आप देखें कि आपने सीधा सीधा आरोप लगाया और सीधा सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा, लेकिन देखें आप दिल्ली में खुद देखें कि आपके तो घर पे, आपके मुख्यमंत्री के आवास पे खुद एक सांसद के साथ, खुद एक महिलाओं को जो रिप्रेजेंट करती है उनके साथ और जिन्हें खुद सिंघम कहते थे आपके मुख्यमंत्री, वो किस तरह की दुर्गति करवा देते हैं। देखिए मैं मानती हूं इतना बड़ा प्रदेश है, इतने बड़े प्रदेश को हम कह देते हैं पुलिस प्रशासन पर बहुत आसानी से हम लोग आरोप लगा देते हैं कि पुलिस प्रशासन कहाँ था, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, पुलिस प्रशासन सोया हुआ था, पुलिस प्रशासन जग रहा था। कभी उनकी जगह भी जाकर देखें, कभी उनको भी सोचकर देखें, एक पुलिस प्रशासन ही एक ऐसा महकमा है, एक ऐसे लोग हैं वो जो कभी अपनी होली दिवाली को भी अपने बच्चों के साथ नहीं मना पाते। इतनी ठंड, इतनी गर्मी, इतने किसी भी तरह से आप देखें कि वो किस तरह से हम लोगों को सेवाएं देने के लिए किस तरह से न्योछावर रहते हैं और हम कितने सामान्य शब्दों के साथ उनके कर्तव्यों पर, उनके कार्यों पर, उनके समर्पण पर कैसे उंगलियां उठा देते हैं। तो आप देखिए इतना बड़ा प्रदेश है, सबकी परवरिश अलग होती है, सबका अलग होता है। मैं हर बार कहती हूँ कि सब कुछ शासन प्रशासन पर नहीं छोड़ देना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए कि देश को किस तरह से सुचारू रूप में चलाया जा सकता है। ये एक माँ के 5 बच्चे होते हैं, 5 बच्चे में से वो माँ बाप अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पाते, वो भ्रष्टाचार में और पता नहीं कितनी कितनी चीजों में लग जाते हैं। इस बात से आप भी सहमत होंगे। उसके बाद आप देखें और सारी चीजों को परे करते हुए देखा जाए, ऐसा आज तक पूरे भारत में नहीं हुआ। इवन मैं तो विदेशों का भी अगर पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो उठा के देखा जाए तो वहां भी एक ऐसी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी कि एक मुख्यमंत्री के घर पे, एक मुख्यमंत्री के घर पे कोई संवैधानिक पद पर है, कोई महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही है, उस महिलाओं को मुख्यमंत्री का पीए लातों घूसों से मारे। तो ये कितनी शर्मनाक बात है। और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी आप पार्टी के प्रवक्ता को या आप पार्टी के किसी भी व्यक्ति को महिलाओं के विषय में बात करनी चाहिए, क्योंकि जब महिलाओं की बात होती है तो मुझे लगता है कि सारी महिलाओं का पार्टी छोड़कर, सब कुछ छोड़कर एक हो जाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि होता है। और जिस पार्टी का मुखिया महिलाओं का सम्मान नहीं करता तो मुझे नहीं लगता कि फिर उसे ऐसे शब्दों का या दूसरी पार्टी का या दूसरी महिलाओं के बारे में बात करनी चाहिए। आपकी पार्टी में जब ये पूरा हुआ, पूरा मसला हुआ, ये आपकी पार्टी से किसी प्रवक्ता, किसी मुख्यमंत्री, किसी सांसद, किसी मंत्री, किसी विधायक का एक वर्ड तक नहीं आया कि हाँ एक महिला के साथ इतनी बदतमीजी हुई है और वो भी मुख्यमंत्री के आवाज पर। आज तक कोई टिप्पणी नहीं की। पहली बात तो ये है कि देखें आप खुद आपकी बातों में कितना कॉन्फ्लिक्ट है, किस तरह से आप बातों को प्रेजेंट करते हैं और सही मायने में आपका जो
नीयत है वो क्या है, किस तरह से आप महिलाओं को सम्मान देंगे। जब एक पार्टी का मुखिया उसके घर में महिला सुरक्षित नहीं है तो फिर बताइए सड़कों पर और जगह तो महिलाएं गांव में और शहरों में तो किस तरह से बात कर सकते हैं। रही बात दूसरी, आप कहते हैं कि यहाँ पर हरियाणा में यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, गुजरात से दिनेश जी ने कहा गुजरात से लोग आके भर दिए, यहाँ से आके लोग भर दिए, वहां से हमें तो पता नहीं आप किस तरह की बातें कहते हैं। कभी आपके प्रवक्ता बोलते हैं कि रैलियों में मध्य प्रदेश से लोग आ जाते हैं, गुजरात से लोग आ जाते हैं। अरे हमारे कार्यकर्ता इतने हैं, घर घर दरवाजा करिए, खटखटाइए, बीजेपी का कार्यकर्ता दिखेगा, आरएसएस का कार्यकर्ता दिखेगा, और कुछ दिखे ना दिखे तो सनातन धर्म को मानने वाला कार्यकर्ता दिखेगा। रही बात आपने किसानों की कही, आप पार्टी जो पंजाब में है, पंजाब के किसान आज इतनी सर्दी इतनी गर्मी में बेचारे आंदोलन कर रहे हैं, क्यों पंजाब के मुख्यमंत्री उनसे बात नहीं करते? क्यों उन बेचारे किसानों को जो अन्न देवता है, जो साक्षात अन्न देव है, उनसे क्यों नहीं बात करते? उनकी मुखिया क्या मुख्यमंत्री इस लायक नहीं होता कि वो उनकी समस्याओं को, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको क्या उनकी समस्याओं का निवारण नहीं कर सकता? तो फिर वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें अगर उनमें इतना कैलिबर नहीं है कि वो अपने प्रदेश की जनता की समस्याएं सुन सके। और साथ ही साथ वो दूसरे लोगों को भी बरगला रहे हैं, दूसरे लोगों को भी ठंड में बैठने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उन नौकरी पेशे लोगों को देखेंगे जिन नौकरी पेशे लोगों को सुबह शाम, इससे गौरव जी भी सहमत करते होंगे मेरी, क्योंकि सुबह गौरव जी भी निकलते होंगे, उस रास्तों से निकलते होंगे, रास्तों को ब्लॉक करके बैठ जाते हैं, सही समय पर लोग अपनी नौकरी पर नहीं पहुंच पाते। आप उनकी परेशानियों को भी तो देखें। तो एक मुखिया, एक सूबे के मुखिया को क्या इतनी शोभा नहीं देता कि वो मुखिया उनकी समस्याओं को केंद्र से बात करे? अगर उसमें उतना साहस नहीं है, उतना कैलिबर नहीं है, उतनी योग्यता नहीं है तो उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो अपने लोगों को नहीं संभाल सकता और जाके कह देता है कि जाओ तुम दूसरे प्रदेश का, दूसरे लोगों का, दूसरों की शांति भंग करो, अगर उसमें इतना साहस नहीं है तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। रही बात, आपने तीसरा आरोप लगाया कि पहले इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी, दिनेश जी की बात भी मैं इसमें मिक्स कर रही हूं, पहले उस तरह की घटनाएं नहीं होती थी, पहले आरोप नहीं होते थे, पहले दिनेश जी पहले तो आरोप लिखे भी नहीं जाते थे, पहले तो लोगों को सरासर मुंह पे पट्टी बांध दी जाती थी, एक एक गांव बलात्कार हो जाते थे और उनकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती थी, सीधा सीधा बोल दिया जाता था कि रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाएगी। आज आपको सड़कों के गड्ढे दिखाई देते हैं, हमने वो राज देखा है कांग्रेस का कि सड़कें ही नहीं दिखाई देती थी, आज आपको गड्ढे नजर आते हैं। अरे सड़कों में गड्ढे होना अलग बात है, आपके राज्य में तो सड़क ही नहीं थी। मैं इस बात से वीरेंद्र जी की सहमत हूं कि वीरेंद्र जी ने कहा कि स्कूलों में शौचालय नहीं है, लड़कियों के नहीं है, लड़कों के नहीं है। अरे देखें किस तरह की बिल्डिंग, किस तरह की चीजें हमारे हाथ में दी गई थी। एक दिन में व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती। जो व्यवस्था 70 सालों में आपने वो इंफ्रा इतनी, आज आप कहते हैं कि वहां पर पानी भर गया, यहाँ पर पानी भर गया, पूरे इसको डाला जा सकता है ना। चीजें ही जब बिल्डिंग ही, इमारत ही जो नींव है वो ही गलत तरीके से रखी गई तो उसको कितना भी आप रिनोवेट करा लीजिए, जब उसकी नींव ही सही से नहीं रखी गई है तो वो तो गड़बड़ होगी ना। उसमें आप माने इस बात को वीरेंद्र जी, आप माने इस बात को दिनेश जी, मैं जानती हूँ मन में आप भी जानते हैं कि बीजेपी सरकार जो है वो बेहतर तरीके से काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन पार्टी की आप वीरेंद्र जी आप जो है आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे, आप प्रतिक्रिया दें और फिर मैं आ रहा हूँ दिनेश जी, आपके पास ही आ रहा हूँ। वीरेंद्र जी से एक प्रतिक्रिया छोटी सी। गौरव जी एक सेकंड दीजिए सिर्फ, ओनली 1 सेकंड। जी ठीक है। ये मैन डिबेट पे जाने से पहले, डिबेट छोड़ने से पहले ये बताएं कि कौन सा ऐसा गांव है जिसके पूरे गांव की पूरी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, और उस समय ये कहां सो रही थी? उस समय ये कहां सो रही थी? इनकी पार्टी कहां सो रही थी? उस गांव का नाम बताइए। नहीं, उस गांव का नाम बताइए। उस गांव का नाम, गांव के पूरे गांव की पूरी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, बताइए उसका नाम। और अगर नहीं बताती है तो यहाँ चैनल पर माफी मांग के जाइए, या तो उस गांव का नाम बताइए, कौन सा ऐसा गांव है। वीरेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। ठीक है। ये बहुत गंभीर विषय है, ये बहुत गंभीर विषय है। महिलाओं की इज्जत के ऊपर ये उंगली उठाई है इन्होंने महिलाओं को दागदार किया है, उनको बेइज्जत किया है। बताएं कौन सा गांव था और कब ये घटना हुई? मुझे मत दिखाइए, मुझे नाम आँख खोल कर देखिए, मुझे ये बताइए कौन से गांव में हुई। साहस भी ना करें, दिखाने की जरूरत नहीं है। आप बताइए कौन सा गांव था, गांव का नाम बोलिए और कब की घटना वो बताइए। की बात है ये, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में
अनुसूचित जातियों का एससी जिसे बोलते हैं स्थिति में खतरनाक बताया, जिसमें एससी एसटी अत्याचार और जिसमें 19 महीने में 19 रेप हुए थे। महीने में 19 आप रोज 19 हो रहे, डेली 19 हो रहे हैं आपके यहाँ। और देखें आपके साथ में एक दिन में रोज 100 हो रहे हैं। और मिर्चपुर कांड भूल गए आप? नहीं भूल गए आप करो बातों को, काली तोमर मत करो। आप उस गांव का नाम बताइए जो आपने ये घटना बोली कि पूरे गांव की महिलाओं का बलात्कार हुआ। अगर या तो 2004 में, हाँ मैं बता रही हूँ ना, सुन लेना फिर, कान खोल के सुने तो। मिर्चपुर गांव की घटना है 2004 की, साल के। मिर्चपुर गांव के अंदर, मिर्चपुर गांव में दंगा हुआ, और उस दंगे के दोषियों को कोर्ट ने सजा दी। आपने ये कहा कि पूरे गांव की महिलाओं का बलात्कार हुआ है, आपने कहा पूरे गांव की महिलाओं का बलात्कार हुआ है। उस गांव का नाम, तेल डलवा लेना आपने, चलो उस गांव का नाम बताइए या माफी मांग के जाओ चैनल पर। झूठ फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी का है, और रहेगा। तुम वो लोग हो जो कभी कहते हो भैंस चोरी हो जाएगी, कभी कमरे चोरी हो जाएंगे, कभी मंगलसूत्र चोरी हो जाएंगे, तुम वही लोग हो। तुम कहते हो हमारे कार्यकर्ता हैं जो सनातन को मानते हैं। तुम्हारा काम है हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का, मंदिर और मस्जिद का, यही काम है तुम्हारा। तुम हरियाणा प्रदेश में जाट और नॉन जाट करते हो, दूसरी स्टेटों में जाते हो तो अहीर वर्सेस अदर कर देते हो, किसी और में जाते हो तो वहां कुछ और कर देते हो। तो 1947 में देश को भ्रष्टाचार के आरोप में, अरे जिन लोगों के 1947 में किया था, ये बताओ। उस गांव का नाम बताइए, इस गांव की सभी महिला। ठीक है मुस्लिम की राजनीति करती है, मांगिए पूछ लेना जरा एक बात, शर्म करो। आप महिला की बैठी है, इज्जत उतार रही हो, शर्म करो। पूछे जरा इनसे, शर्म करो। एक बात गौरव जी, उस महिला उस गांव का, ठीक है दिनेश जी वो भी कुछ पूछना चाह रही है। ठीक है, एक करके वॉइस जो है मिसमैच हो रही है। और दिनेश जी वो कुछ कहना चाह रही हैं, फिर उनके बाद जो वीरेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा। मणिपुर जाने के लिए तुम्हारे प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है। आप चले जाओ ना, गर्मी हो रही है, हमारी बहनों को जहाँ नंगा घुमाया गया, वहां जाने के लिए समय नहीं है। आप चले जाओ। हाँ, हम चले जाए, कुर्ते उतार कर तो तुम घूमते हो, कुर्ते उतार कर पूरे हरियाणा में तुम घूमते हो। स्वामीनाथन रिपोर्ट कर लागू करो। अब कहां छुपा बैठा है ओपी धनखड़, कहां चला गया वो? अब क्यों नहीं लागू करता वो? कहां गए 15 लाख रुपए? झूठ के बंडल फेंक कर देशभक्ति से। ठीक है दिनेश जी, मुझे काम करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी की, पूरे गांव की महिलाओं को। ठीक है दिनेश जी उनको बोले दीजिए जरा। वैशाली जी कुछ कहना चाह रही हैं, आपसे कुछ पूछना चाह रही हैं। दिनेश जी रुकिए जरा थोड़ा, हाँ धैर्य रखिए। वैशाली जी, वीरेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। वैशाली जी, दलितों के साथ हुड्डा सरकार में इतनी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है जिनकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई। अगर आप नहीं सच पर पर्दा डाल के ऐसे चिल्ला के अपनी बातों को सच नहीं साबित कर सकते, आप इसे नेता है वो सुने, मैं सुनने को कैसे बताऊंगी? मैं तो ऐसे बहस नहीं कर सकती हूँ। बच्चों पे बात कर, आप बच्चों मैं बता देता हूँ, सुन लो अब मैं बताता हूँ। अब यार ऐसे गौरव जी, मैं ऐसे नहीं। सरकार की दिनेश जी आप बता रहे हैं तो सुनना तो सुन लीजिए, उनको भी सुन लीजिए। दिनेश जी मैं दे रहा हूँ। दिनेश जी आप ही बोल रहे हैं, सबसे आप ही बोल रहे हैं, उनको जवाब तो ले, आपको जवाब नहीं मिलता। का हुआ सवाल आप करते हैं, फिर जवाब तो सरकार ने दोनों मामलों में FIR लॉन्च करी। सरकार ने दोनों मामलों में FIR लॉन्च करी, आरोपियों को पकड़ा, उनको कोर्ट के हवाले किया। मिर्चपुर के दोषियों को बकायदा कोर्ट ने सजा दी। और सुन लीजिए वैशाली तोमर, गोहाना के दोषियों को आप लोगों ने बचाया, आपने उनको बरी कराया। CBI से क्यों कराया? आज मैं आपके आगे राज खोल दूं, आपको नहीं पता तो। आपका एक सांसद था किशन सिंह सागवान, उसका लड़का था प्रदीप सागवान, वो गोहाना कांड का मुख्य आरोपी था। सिर्फ अपने सांसद के बेटे को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह गुनाह किया
कि गोहाना के सारे दोषियों को, जो कि हुड्डा की सरकार ने जिन पे मुकदमे दर्ज किए, जिनको कोर्ट में पेश किया, जिनको अरेस्ट किया, थोड़ा सा आप लोगों ने सीबीआई जो है जवाब गोहाना के दोषियों को बरी कराने का काम किया। वैशाली जी, वैशाली जी, उनको चुप और गोहाना की दिनेश जी, बस अपने मैं आ रहा हूँ आपके पास, लड़के को बचाने के लिए बोलने नहीं दे रहे हैं आप, जो न वैशाली जी से सवाल का जवाब ले रहे हैं। आ रहा हूं मैं आपके पास। दिनेश जी धैर्य रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा पानी पी लीजिए। वैशाली जी ठीक है, आ रहा हूं मैं, आऊंगा, लौटूंगा। वीरेंद्र जी को भी नहीं बोलने दे रहे हैं आप, ना उनसे सवाल का जवाब ले पा रहे हैं। वैशाली जी बोलिए। करें ना फिर बुला के। वैशाली जी बोलिए। आप ऐसे ही करते हैं। वैशाली जी बोलिए। अब ये देखो, बताएं ऐसे कैसे, जनता को तो समझ ही नहीं आएगा, फिर मैं बोलती रहूंगी, अपनी एनर्जी वेस्ट करूंगी। नहीं, आप बोलिए, आप अपनी बात रखें, फिर मुझे आगे थोड़ा सा समय, फिर उनको म्यूट कर दीजिए गौरव जी। ठीक है, तो ऐसे बोलते रहेंगे। ठीक है, आप बोलिए। दिनेश जी आ रहा हूं मैं आपके पास। ठीक है, बोल लिया आपने, पूरा समय ले लिया। आप दोनों प्रवक्ताओं को तो बोलने दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, वैशाली जी बोलिए। पूरे, हाँ मैं बोल रही हूँ, मैं अपनी बात दोहराती हूँ दोबारा से। हरियाणा में हुड्डा सरकार में कितनी महिलाओं के साथ हुआ? दिनेश जी ठीक है, फैलाओ दिनेश जी हो गया काम झूठ फैलाने का। दिनेश जी आपने ये कितनी बार बात को दोहराएंगे आप? जो उनसे सवाल का जवाब तो ले लीजिए। सनातनी क्या कैसे वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन कीजिए इनका, थोड़ा वैशाली जी के पास जाने दीजिए। प्रोग्राम समय मर्यादित है, समय सीमित है सर। आप मुझे बताएं, आप बैठे बैठे यहाँ पर फालतू की बातें करे जा रहे हैं। दिनेश जी आप ये बताएं, 1947 में तो बीजेपी नहीं थी यार। दिनेश जी सुन लो, हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं आप, बोले जा रहे हैं, सुन भी लो थोड़ा सा। अब मैं उनकी बात को सुन नहीं चाह रहे, तो मैं क्या जवाब दूं? मैं तो अपनी सारी। ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है वैशाली जी, मैं आपके पास आऊंगा। वीरेंद्र जी आप बोलिए। दिनेश जी का वॉल्यूम डाउन कीजिए। वीरेंद्र जी। मैं अच्छा मानता हूं कि ये महिलाओं का सम्मान करती हैं। आम आदमी पार्टी पे एक उसके लिए उंगली उठाती हैं, लेकिन ये समझें रेपिस्ट को माला पहनाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। हरियाणा में खेल मंत्री ने क्या किया, महिलाओं ने चिल्ला करके धरने प्रदर्शन के माध्यम से पूरे देश और दुनिया को बताया इन्होंने क्या एक्शन लिया। उसके बाद में इनके सांसद महोदय ने क्या किया, खिलाड़ी बहनों के साथ में वो पूरे विश्व ने देखा, तो इनको तो शर्म आनी चाहिए। यूपी में क्या हुआ, पूरे देश में पूरी दुनिया ने देखा। तो ऐसे इतने इन्होंने महिलाओं के साथ अपराध किए, इनके जिसमें सांसद इन्वॉल्व है, इनके मंत्री इन्वॉल्व है। उसके बाद भी बहन जी टीवी पे बैठ के कह रही है कि महिलाओं का सम्मान हम लोग करते हैं। तो मैं तो बड़ी शर्म की बात मानता हूं कि अगर ये लोग आज भी ये कहते हैं कि महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई शर्म की कोई बात होगी। इतने बड़े बड़े हिंदुस्तान के अंदर कांड होने के बाद भी ये कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करते हैं, तो बड़े दुख और दर्द की बात है महिलाओं के सम्मान के लिए। ठीक है वैशाली जी, अब आप जो है जवाब दे सकते हैं। अगर जिस तरह से मैं बहुत साहस के साथ सारी चीजों को एडमिट करती हूँ, आपसे मैं ये उम्मीद कर रही थी कि चलिए, ये मुझे अच्छा लगा कि आपने कहते हैं कि मौन भी स्वीकार्यता होती है, मौन भी। आपने अपने मुख्यमंत्री के बारे में नहीं कहा, तो मैं समझ गई कि आपने अपनी गलती को एडमिट किया। आपको उनके विषय में भी बोलना चाहिए था ना। देखिए, जिस मंत्री जिन्होंने जो भी किया, आपने देखा कि किसी ने उनका समर्थन नहीं किया। सारी चीजें अदालत में है, सारी चीजें कोर्ट में है, सारी चीजों पर केस चल रहा है, सारी चीजों पर सुनवाई हो रही है, सब चीजें अंडर प्रोसेस हैं। और जो जिस तरह की कमी कर रहा है, जिस तरह की खामियां कर रहा है, उसको उस तरह की सजा भी मिल रही है। आप ये देखें। और मैं बीइंग ए वुमेन, मैं इस तरह के, चाहे वो बीजेपी में है, चाहे वो आम आदमी पार्टी में है, और चाहे वो कांग्रेस में है, मैं किसी की साइड में नहीं हूं। मैंने सिर्फ एक वुमेन होने के लिए, एक औरत के सम्मान के लिए बात कही। ठीक है, आप मुझे सुन रहे हैं गौरव जी? ठीक है। हाँ, और रही बात दूसरी, मैं दिनेश जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। कंप्लीट कीजिए। हाँ, दिनेश जी ये बता दें मुझे, जब देश बटा तब बीजेपी नहीं थी, तो देश हिंदू मुस्लिम की राजनीति अगर बीजेपी करती है तो देश बटा क्यों? और वो राहुल गांधी जो मामन खान बोलते हैं हिंदुओं को प्याज की तरह फोड़ देंगे, उनके आप प्रत्याशियों के पास जाके क्यों अपने उसकी शुरुआत करते हैं चुनाव प्रचार की? ये वो लोग हैं जो हिंदू को हिंसक बताते हैं और उसके बाद उसका समर्थन करते हैं। और ये अभी वीरेंद्र जी बैठे हुए कांग्रेस पर इतने आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने इतने घोटाले किए, फिर
फिर कांग्रेस के साथ समर्थन कर लेते हैं। तो देखिए आप इनका क्या ही इनकी नीयत है, इनके पास ना नेता है, ना नीयत है, ना नीति है, बस इस तरह के प्रवक्ता बैठा रखे जो कुछ सुनेंगे नहीं है, बोलते रहेंगे, अपना बीपी हाई करते रहेंगे बिना मतलब के। सुन लो इन्हें, बुलवा लो, कोई नहीं सुनने वाला इनको। चलिए ठीक है वैशाली जी, समय जो है इजाजत नहीं दे रहा है इससे ज्यादा आगे बढ़ने के लिए। वैशाली जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दिनेश अग्रवाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, हालांकि आप सुन नहीं रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं। और दिनेश अग्रवाल बहुत बहुत शुक्रिया, वीरेंद्र शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और बहरहाल सवाल लगातार मसला में यही बना हुआ है कि विकास के दावों पर जिस तरीके से प्रदेश में आर पार की स्थिति देखने को मिल रही है, विकास पर विपक्ष विश्वास क्यों नहीं जता पा रहा। धरातल की स्थिति साफ कर देगी, कुछ समय में जो है स्थिति और साफ हो जाएगी। मसला में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।